हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद चांदनी में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस चैनल के माध्यम से आप सभी लोगों को लेटेस्ट अपडेट प्रोवाइड कराई जाती है, फिर चाहे वो कोई भी न्यू एग्ज़ाम हो रहा हो, नई वैकेंसी आई हो या किसी भी प्रकार के रिजल्ट से संबंधित हो। तो आइए आज के वीडियो को देखते हैं। साथ ही आप सभी से मेरा एक निवेदन है कि हो सकता है आज आपको मेरी वॉइस थोड़ी सी क्लियर ना आ रही हो, क्योंकि मुझे जुकाम और बुखार भी हो रखा है। तो मैं अपना पूरा प्रयास करूंगी आपको वीडियो की हर लाइन अच्छे से क्लियर समझ में आए। फिर भी यदि आपको कोई दिक्कत हो रही है वॉइस सुनने में तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी वो बात लिख सकते हैं, तो मैं आपको रिप्लाई दे दूंगी। ठीक है। सबसे पहले मैं बात करती हूँ आज का वीडियो किस विषय में है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कल ही दिनांक 21 अगस्त को आपका फॉरेस्ट गार्ड का एग्ज़ाम कंप्लीट हुआ है, जो कि काफ़ी दिनों से इनकी डेट आ चुकी थी। तो इसी एग्ज़ाम का मैं हिंदी सेक्शन लेकर के आई हूँ आप सबके बीच। हिंदी के टोटल 80 प्रश्न हैं, उन्हीं को मैं सॉल्व कराने वाली हूँ। तो मैं यहाँ पर एक एक प्रश्न पढ़ती जा रही हूँ और उसका आंसर आपको बताऊंगी। ठीक है। इसके साथ ही जहाँ पर ये पैराग्राफ दिया है तो मैं पैराग्राफ स्किप कर दूंगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो बन जाएगा। मैं उसका यहाँ पर डायरेक्टली आपको आंसर बताते हुए चलूँगी, तो आप अपने उससे मैच करा लीजिएगा। ठीक है। तो जैसा कि देख सकते हैं, पहला प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी प्रेमचंद की कृति नहीं है। ठीक है। तो मैला आंचल, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। मैला आंचल कृति नहीं है। ठीक है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर दो में कह रहा है आना जाना में अपेक्षित विराम चिन्ह है, तो ये योजक चिन्ह है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर तीन में कह रहा है निम्नलिखित में से किस वाक्य में विराम चिन्हों का सही प्रयोग नहीं हुआ है। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, राम राम उसने यह क्या कर दिया। ठीक है। तो इसमें नहीं हुआ। इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर चार में आपसे पूछ रहा है कि परिपत्र कब जारी किया जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, संबद्ध या अधीनस्थ कार्यालयों के साथ पत्राचार के समय किया जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर पाँच में कह रहा है शायद कल निकुंज यहाँ आए, वाक्य किसका उदाहरण है। तो शायद कह रहा है, यानी कि संदेह कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, संदेहवाचक वाक्य है। ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर छः में कह रहा है कि गीता ने कहानी लिखकर पुरस्कार प्राप्त किया, वाक्य किसका उदाहरण है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, सरल वाक्य है। ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर सात में आपसे कह रहा है कि मैंने एक बूढ़े आदमी को देखा जो बहुत बीमार था, वाक्य किसका उदाहरण है। तो सातवां हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, मिश्र वाक्य है ये। ठीक है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न में। यहाँ पर सातवां हो गया है और आठवां ऊपर दिया हुआ देख सकते हैं। यहाँ पर प्रश्न नंबर 8 से प्रश्न नंबर 11 के बीच में मैं हाईलाइट कर रही हूँ। प्रश्न नंबर 8 से प्रश्न नंबर 11 के बीच में पूरा पैराग्राफ दिया हुआ है, तो पैराग्राफ मैं स्किप करे दे रही हूँ। मैंने पहले ही आपसे बता दिया था, डायरेक्ट मैं यहाँ पर प्रश्न पढ़ रही हूँ। लिखा है सच्चे वीर वे होते हैं, इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जो कर्म भाव से उत्साह दिखाते हैं। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, बी वाला। ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9 में आपसे कह रहा है कर्म करने में आनंद किस कारण मिलता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, कर्मफल व्यक्ति या वस्तु पर ध्यान केंद्रित होने से। ठीक है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10 में आपसे कह रहा है सच्चा उत्साह वही होता है जो मनुष्य को कार्य करने के लिए प्रेरणा देता है। तो 10 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, प्रधान उपवाक्य। ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11 में कह रहा है उत्साह के मार्ग में सबसे बड़ी रुकावट क्या है। तो आलस है। ठीक है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12 और 12 में आपसे कह रहा है कि अभय उभय के समरूपी भिन्नार्थक हैं। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, अभय निडर और उभय दोनों। ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13 में आपसे कह रहा है कि चपला चपल के समरूपी भिन्नार्थक हैं। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, बिजली और तेज। यहाँ पर आगे भी लिखा हुआ तेज और बिजली, ये नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा, बिजली और तेज। ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14 में कह रहा है सही अर्थ वाले श्रुति सम भिन्नार्थक युगल का चयन कीजिए। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, शीत और शीत। ठीक है। ठंडा तेज किया गया। ठीक है। ये ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15 में कह रहा है आपसे
किस विकल्प में सही विलोम युग्म है। ठीक, किस विकल्प में सही विलोम युग्म है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, करुण का निष्ठुर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16 में आपसे पूछ रहा है कि केंद्रित और अधिकता में क्रमशः प्रत्यय इस प्रकार है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इत और कॉमा ता। ठीक है, इसके बाद है अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 17 में कह रहा है कि अली शब्द के अनेकार्थी शब्द हैं, तो ये हो जाएगा आपका भंवरा और कोयल, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18 में आपसे कह रहा है पत्नी शब्द के पर्यायवाची शब्द बताइए, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भार्या व प्राण प्रिया, पत्नी के पर्यायवाची हैं। ठीक, इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19 में आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी सही वर्तनी है, तो चाहर दीवारी, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, चाहर दीवारी। इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी सही वर्तनी है, तो ये हो जाएगा आपका कौतूहल। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 21 और 21 में आपसे कह रहा है कि महेश गीत गा रहा था, वाक्य में काल कौन सा है, तो अपूर्ण भूतकाल है। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 22 में कह रहा है सत्संग में जाने के बाद मन को शांति मिली है, दिए गए वाक्य का काल पहचानिए, तो ये है आसन्न भूतकाल, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 23 में आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस वाक्य में संदिग्ध वर्तमान काल है, तो ये है रीता पढ़ती होगी, रीना पढ़ती होगी, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद है अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 24 में कह रहा है चरण कमल बंदो हरिराई में कौन सा अलंकार है, तो ये है रूपक अलंकार, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 25 में आपसे कह रहा है कि जानने की इच्छा रखने वाला क्या कहलाता है, तो वो जिज्ञासु कहलाता है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 26 में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। ठीक है, तो आज्ञा मांगी जाती है। ठीक है, मार्ग यानी कि रास्ता दिखाया जाता है, परिमाण नापा जाता है। ठीक है, तो ये आज्ञा क्या है, मांगी जाती है, तो स्त्रीलिंग हो गया। इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 27 में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है, तो विवाह किया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 28 और 28 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी सही वर्तनी है, तो भूमिगत तो गलत लिखा है, भूमि में छोटी की मात्रा चढ़ती है, तो ये भी गलत है। सर्वश्रेष्ठ ठा लगता है लास्ट में, ये भी गलत है आपका, तो सही कौन सा हुआ, ऑप्शन नंबर ए विधाता हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 29 में कह रहा है आविर्भाव का विलोम क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, तिरोभाव। ठीक है, आविर्भाव का होगा तिरोभाव। इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 30 में कह रहा है किस विकल्प में सही विलोम युग्म नहीं है। ठीक है, किस विकल्प में सही विलोम युग्म नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी गुप्त मुक्त सही नहीं है। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न 31 में कह रहा है कोप का विलोम क्या है, तो कोप का हो जाएगा कृपा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद है अगला 32 में कह रहा है कि लहू का समानार्थी शब्द क्या है, तो शोणित है। ठीक है, लहू का समानार्थी है शोणित। इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 33 में आपसे कह रहा है कि अनि शब्द का सही पर्यायवाची बताइए, तो अनि का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सेना। ठीक है, अनि का हो जाएगा सेना। इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 34 में कह रहा है वनिता शब्द का पर्यायवाची बताइए, तो वनिता का हो जाएगा यहाँ पर महिला, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 35 और 35 में प्रश्न पूछा है कि उपकार को मानने वाले को क्या कहते हैं, तो कृतज्ञ कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। और जो ना माने तो यहाँ पर देख सकते लिखा हुआ कृतज्ञ, तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, उपकार को मानने वाला कृतज्ञ। इसके बाद है अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 36 कह रहा है जो दिखाई ना दे, तो अदृश्य। ठीक, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 37 और 37 में आपसे कह रहा है कि किस विकल्प में सही विलोम युग्म है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, दीर्घकाय कृशकाय। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 38 और 38 यहाँ पर ऊपर दिया हुआ है, लिखा हुआ है कि 38 से 41 के बीच में आपको ये पैराग्राफ दिया हुआ है। तो मैं पैराग्राफ पूरा नहीं पढ़ रही हूँ, मैं इसके डायरेक्ट आपको प्रश्न पढ़ के बता रही हूँ। कह रहा है कि लेखक ने आंतरिक जगत में काम करने का गणित किसे कहा है, तो इच्छा
ना करने को कहा है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 39। 39 में कह रहा है भारतीय मनीषी के चिंतन का विषय क्या है? तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, इच्छा और अनिच्छा का चिंतन करना। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 40। 40 में कह रहा है इच्छा का जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है? तो लालसा बढ़ाती है। इच्छा क्या बढ़ाती है? लालसा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 41। 41 में कह रहा है मानव के लिए जीवन एक लंबी मृत्यु कब बन जाता है? इच्छाओं के बढ़ने से बन जाता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 42। 42 में कह रहा है लालसा शब्द के दो पर्यायवाची हैं, तो इच्छा और आकांक्षा। ठीक है, लालसा मतलब इच्छा और इसी का दूसरा नाम क्या है? आकांक्षा। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 33। 33 में कह रहा है कि जाति शब्द का बहुवचन रूप क्या है? तो जातियां। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, जातियां। इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 44। 44 में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? तो ये हो जाएगा आपका फूल। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 45 और इसमें आपको तत्सम बताना है कि कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम है? तो ऑप्शन नंबर डी है, कृपा लगा देंगे। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 46। इसमें भी आपको तत्सम बताना है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, पत्नी। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 47 और 47 में आप कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मयूर नहीं है। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न है 48। कह रहा है स्कंद का तद्भव रूप क्या होगा? तो कंधा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, 48 का सी। 49 में आ जाते हैं। 49 में कह रहा है कि हरिद्रा का तद्भव रूप बताइए, तो हल्दी। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा इसका। इसके बाद है अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 50। 50 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस वाक्य में अपादान कारक का प्रयोग हुआ है? तो ऑप्शन नंबर सी, बिल्ली छत से कूद पड़ी। इसमें कौन सा कारक प्रयोग हुआ है? अपादान कारक का प्रयोग हुआ है। इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 51। 51 में आपसे कह रहा है कि किस विकल्प में सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची हैं? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा इसमें से? बी, वदन, आनन, आस्य। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 52। 52 में कह रहा है चाय शब्द का प्रयोग किस वचन में होता है? तो चाय क्या है? बहुवचन है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 53। 53 में कह रहा है कि भारतीय शब्द का बहुवचन बताइए, तो सभी को पता होगा भारतीयों। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 54 और 54 यहाँ पर ऊपर दिया हुआ है, देख सकते हैं, लिखा है प्रश्न नंबर 54 में कि अति का भला ना बरसना, अति की भली ना धूप। लोकोक्ति का क्या अर्थ है? तो किसी भी बात या वस्तु का अधिक होना ठीक नहीं। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 55 और 55 में आपसे पूछा है कि अपनी करनी पार उतरनी लोकोक्ति का क्या अर्थ है? तो अपने अच्छे कर्म से ही व्यक्ति का कल्याण होता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 56। आटा गीला होना सभी को पता होगा कि कठिनाई में पड़ना। कहते नहीं गरीबी में आटा गीला, तो कठिनाई में पड़ना। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 57। फूंक फूंक कर पैर रखना। प्रश्न नंबर 57 में आपसे पूछा है कि फूंक फूंक कर पैर रखना में क्या अर्थ होगा? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सोच विचार करके काम करना। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 58 और 58 में आपसे प्रश्न पूछा है कि वह चम्मच से चावल खाता है, वाक्य में चम्मच में से कौन सा कारक है? तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, करण कारक है। ठीक है, चम्मच में से कौन सा कारक है? करण कारक है। अगला है प्रश्न नंबर 59। 59 में कह रहा है कि गहने अलमारी में हैं। प्रश्न नंबर 59 में कह रहा है गहने अलमारी में है, अलमारी में पद में कौन सा कारक है? तो इसमें हो जाएगा अधिकरण कारक। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 60। 60 में कह रहा है कि आ बैल मुझे मार, इस कहावत का सही अर्थ क्या है? तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, जानबूझकर मुसीबत में पड़ना। ठीक, कहते हैं ना आ बैल मुझे मार। इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 61। जैसा कि देख सकते हैं 61 में प्रश्न पूछा है आपसे कि इत्यादि शब्द का सही संधि विच्छेद बताइए। इसमें आपको संधि विच्छेद बताना है, वो भी इत्यादि का। तो इत्यादि का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इति प्लस आदि, और ये एक यण संधि का भी उदाहरण है। ठीक है, इत्यादि आपका हो जाएगा इति धन आदि, और ये एक यण संधि का भी उदाहरण है। इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 52। 52 में भी आपका संधि विच्छेद ही पूछा है शुभेच्छा का, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, शुभ धन इच्छा। ठीक है, शुभेच्छा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 63 और 63 में आपसे कह रहा है कि व्याकरण की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? शुद्ध वाक्य आपको पहचानना है। तो पहला तो गलत दूर से ही दिख रहा है, मेरे को अपना काम, ये भी गलत है। एक दूध का ग्लास दो, ये भी गलत है। प्रत्येक चित्र
चित्र बुरे नहीं होते, ऐसा भी कुछ समझ में नहीं आ रहा तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। वह आदमी अच्छा नहीं है, यही एक सरल सेंटेंस है, ठीक है, और शुद्ध भी। तो आप देख सकते हैं कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 63 का। इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 64, और 64 में आपसे पूछा है कि व्याकरण की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है। देखिए पहले वाले में 63 में आपको शुद्ध छांटना था और इसमें आपको अशुद्ध छांटना है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका अशुद्ध है। बंदूक एक बहुत ही उपयोगी शस्त्र है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 65, और 65 में आपसे कह रहा है कि यथोचित किस समास का उदाहरण है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, अव्ययी भाव समास का उदाहरण है, ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 66, 66 में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा समास द्विगु समास का उदाहरण है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, पंसेरी, ठीक है, किसका है, द्विगु समास का उदाहरण है। इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 67, कह रहा है कि बात का धनी का मुहावरे का क्या मतलब है, तो वादे का पक्का होना, ठीक है, सबको ही पता होगा ये, बात का धनी मतलब वादे का पक्का होना। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 68, और 68 में आपसे पूछा है कि नद्यागम शब्द का संधि विग्रह बताइए, तो संधि विग्रह आपको करना है नद्यागम का, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, नदी प्लस आगम। इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 69, और 69 में आपको संधि बतानी ही कह रहा है, मन धन अनुकूल की संधि बताइए, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, मनोनुकूल। और आप देख सकते हैं मन के बगल में 2 डॉट रखे हैं, इनको बोलते हैं विसर्ग, इस प्रकार से ये विसर्ग संधि का एक उदाहरण माना जाएगा, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, मन धन अनुकूल का हो जाएगा मनोनुकूल, ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 70, 70 में आपसे देख सकते हैं यहाँ पर पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा है, तो मित्रता में भाव है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 71, और 71 में आपसे पूछा है कि पराधीन में कौन सा उपसर्ग है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पर, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 72, 72 में कह रहा है अनुगामी शब्द में कौन सा उपसर्ग है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, अनु। अनुगामी में कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर सी अनु है। इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 73, 73 में क्या पूछा है कि मिलाप शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, आप, ठीक है, मिलाप में क्या लगा हुआ है, आप। इसके बाद अगला प्रश्न है 74 नंबर, 74 में पूछा है कि बंगाली शब्द के किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, बंगाली शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, तो बंगाली, ठीक है, बंगाल प्लस ई, बड़ी ई, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 75 में कह रहा है कि उसका भाई खेलता है, वाक्य में सर्वनाम क्या है, तो संबंधवाचक, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 76, और 76 में आपसे पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्नवाचक सर्वनाम का उदाहरण नहीं है। प्रश्नवाचक सर्वनाम का उदाहरण कौन नहीं है, तो कब तो है, किन्हें भी है, कहाँ भी है, उसको में कोई प्रश्नवाचक नहीं लगता है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा पुरुषवाचक सर्वनाम नहीं है, तो ये कौन, बाकी सब हैं, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 78, और इसमें आपसे पूछा है कि गौरी शंकर शब्द किस समास का उदाहरण है, तो ये है ऑप्शन नंबर सी, द्वंद्व समास के उदाहरण है। गौरी शंकर किनके हैं, द्वंद्व समास के उदाहरण। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 79, 79 में कह रहा है आपसे निम्नलिखित में से कौन सा शब्द द्रव्यवाचक संज्ञा है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, चमड़ा, ठीक है। इसके बाद अगला और लास्ट प्रश्न है 80 नंबर, कह रहा है पशु चर रहे हैं, इस वाक्य में पशु कौन सी संज्ञा है, तो ये हो जाएगा जातिवाचक, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर पूरे मैंने फॉरेस्ट गार्ड में आए हुए हिंदी के 80 प्रश्नों को सॉल्व करा दिया है। यदि आपको कोई वॉइस में दिक्कत हुई हो, किसी प्रश्न के उत्तर में दिक्कत हुई हो, जो क्लियर ना हुआ हो, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा और अपनी बात रखिएगा। साथ ही यदि मुझसे ही कोई क्वेश्चन छूट गया हो या उसका आंसर आपको गलत लगा हो, तो प्लीज़ वो भी अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। साथ ही अगर ये आपको कंप्लीट PDF प्राप्त करनी है तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहाँ से जा करके ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं और यहाँ पर PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही ऐसी अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और वीडियो थोड़ा सा भी यूज़फुल लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाइएगा। सो फ्रेंड्स, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नई अपडेट के साथ में। तब तक आप सब अपना ध्यान रखिएगा और सुरक्षित रहिएगा। जय हिंद।